92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहे मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उमेश पंत की लिखी कहानी स्लीवलेस कमीज। हल्की सी हिचकिचाहट के साथ मैंने एस्केलेटर की सतह पे पैर रखा। आज अच्छा लग रहा था कि एस्केलेटर पे चढ़ते हुए मन बहुत ज्यादा नहीं घबराया। हल्की सी हिचक तो थी, पर जैसे ही एस्केलेटर मुझको लेके ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा तो वो हिचक भी जाती रही। दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल की तरफ जाती इस स्वचालित सीढ़ी से नीचे देखा तो सब कुछ जगमगाता सा लगा। मेरी नजर एक के बाद एक अपनी उम्र की तमाम लड़कियों की ओर जा रही थी। मॉल की सजी धजी दुकानों पर ग्राहकों को मुस्कुराकर कपड़े दिखाती लड़कियां, ऊंची हील पहनकर अपने अपने पतियों प्रेमियों के साथ बिना लजाए बाहों में बाहें डाले घूमती लड़कियां, शोरूम के अंदर अपने पुरुष सहकर्मियों को उनकी गलती पे डांटती लड़कियां। कितना आत्मविश्वास भरा था इन लड़कियों के चेहरों में। उन चेहरों में जो दिख रहा था वो मुझ में नहीं था, कभी नहीं। ये सोच के एक बार फिर झेंप गई मैं। खुद को ही जैसे वक्त के आईने में देखा मैंने। पूरी बाहों का कुर्ता, उस पे पैजामा उतना मैचिंग भी नहीं था। लाल फूलों से भरी इस धानी कमीज के साथ चटख नीले रंग का ये दुपट्टा जैसे गैर जरूरी लगा इस वक्त। कुछ और पहन लो ना, ये कलर तुम पे उतना जच नहीं रहा। तुम्हारे रंग पे लाइट कलर ज्यादा मैच करेगा। वो पीली साड़ी लाया था ना मैं, वो पहन लो। उत्तराखंड के अपने उस छोटे से कस्बे में एक दिन यूं ही किसी शादी में जाने के पहले जुबिन ने यह बात कह दी थी और मैंने यूं ही टाल भी दी थी। ऐसी बातों की और उनको यूं ही टाल देने की आदत बना ली थी मैंने, और इन बातों का बुरा लगना भी जैसे बंद हो गया था। अभी अभी आसपास घूम रही बाकी लड़कियों के बीच मैंने खुद को देखा तो जुबिन की उस बात का मतलब समझ आ गया मुझको। अपने साथ ले जा रही एस्केलेटर की वो सीढ़ी मुझको तीसरी मंजिल पर पहुंचा चुकी थी। पहुंचते उस सीढ़ी ने मुझको आगे की ओर एक धक्का सा दिया। लड़खड़ाती हुई, खुद को संभालती हुई किसी तरह सीधी खड़ी हुई मैं। आदतन मुझको लगा कि सब हंस रहे होंगे मुझ पर। झिझकते हुए नजर उठाई, आसपास देखा, सब अपने आप में मस्त थे। किसी ने नोटिस भी नहीं किया था मेरा लड़खड़ाना। क्यों करती हूं मैं इतनी परवाह? क्यों हमेशा कमी खोजती रहती हूं खुद में? मैंने खुद को कोसा और आगे बढ़ गई। काश आगे बढ़ने की ये अकल थोड़ा पहले आ गई होती मुझको। आज तू अकेली जाएगी मॉल में शॉपिंग करने। यहां आने से पहले मेरी बहन गरिमा ने लगभग आदेश देते हुए कहा था। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अकेले शॉपिंग जाने का नाम सुन के ही मुझको धकधकाहट होने लगी थी। 1.5 महीना हो गया तुझको मुंबई आए हुए। 5 बार उस मॉल में जा चुके हैं हम। अब तो ये बहाना भी नहीं ना कि तूने देखा नहीं है। इतना बड़ा मॉल भी तो नहीं देखा था मैंने उत्तराखंड के अपने उस छोटे से कस्बे में जहां अब तक रहती आई थी मैं। उस कस्बे में जहां अब तक मॉल तो छोड़ो, छोटा सा सिनेमा हॉल तक नहीं बना था। इतनी हाईफाई जगह पे तो किसी के साथ जाते हुए भी डर लगता है मुझको। अकेले जाना तो दूर रहा। वहां तो बड़े घरों के लोग आते हैं, कहीं गार्ड ने अंदर ही नहीं जाने दिया तो कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने। मैंने दबी जबान में कहा तो मुझ पे खींच गई थी गरिमा। क्यों, अभी तक तो नहीं रोका? अब क्यों रोकेगा कोई? अब तक तो तू साथ आती थी ना। तेरी जितनी हाईफाई कहां लगती हूं मैं? मैंने कुछ घबराते हुए कहा तो गरिमा और लाल पीली हो गई। चुपचाप कपड़े बदल के आ, तू आज अकेली जाएगी बस, वरना कभी नहीं निकलने वाला ये डर। वो गरिमा थी। हमारे परिवार में पापा मम्मी तक की हिम्मत नहीं थी कि उसकी बात टाल दें। आज इतने सालों बाद भी नहीं बदली गरिमा। वैसा ही रौब, वैसा ही आत्मविश्वास, शादी के बाद भी अपनी बात पे टिके रहने की हिम्मत। इसको देख के कौन कहेगा कि ये मेरी ही बहन है। मैं नहा के निकली तो गरिमा ने मुझको अपने मेकअप बॉक्स से काजल, लिपस्टिक और जूड़े में लगाने वाले किसी पंछी के आकार का बना वो सुंदर सा क्लचर दिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाते हुए एक बार लगा कि इतनी बुरी तो नहीं लग रही थी मैं।
किसी तरह हिम्मत बटोर के आज पहली बार इस मॉल में अकेले चली आई थी। 1 महीने की बीमारी के बाद शरीर एकदम लकड़ी जैसा हो गया था, लेकिन पिछले 15 दिनों में गरिमा ने मेरे खाने पीने से लेके दवाइयों तक का इतना ध्यान रखा था कि अब बीमारी से सिकुड़ सा गया शरीर कुछ भरने लगा था। बेरौनक हो गए चेहरे ने थोड़ी रौनक बटोर ली थी। कपड़े दोबारा बदन को लगने लगे थे। मैंने इस बीमारी को कोसने के बजाय इसका शुक्रिया किया। बीमारी न होती तो कहां आने देते जुबिन मुझको अपनी उस दुनिया के बाहर, वो दुनिया जहां सुबह उठते ही काम में जुट जाना होता है लड़की को। शादी के बाद जैसे कायदे कानूनों का रट्टा लगा के उनको रोज दोहराना ही संस्कारी होना हो जाता है। सुबह सुबह उठो, घर में सबकी चाय नाश्ते की फरमाइशी लिस्ट पूरी करो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, पति के नखरे और ताने अपनी थकान में झोंको, दिन भर सास के सदियों पुराने लेक्चर्स लो, तारीफों का मलम्मा चढ़ा के नसीहतों का जखीरा बनाना खूब आता है इन बड़े बूढ़ों को। उस दिन पड़ोस में हो रही शादी में कैसे मुस्कुरा के मेरी ओर देखते हुए सासू मां बड़े गर्व से बता रही थी लोगों को, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। वो पांडे जी की बहू कितनी मॉड हुई ठहरी आजकल। कल शादी में कितने गहरे गले की कमीज पहनी थी उसने, क्या कहते हैं आजकल वो, स्लीवलेस। ये सुन के सारी औरतों ने एक ठहाका लगाया। हमारी बहू ऐसा करती तो हम मुंह नहीं दिखा पाते किसी को, मुस्कुरा के कहा था उन्होंने। पर खूब समझती हूं कि उस मुस्कुराहट के पीछे असली वजह क्या थी। बहू न हो गई जैसे अपने खोखले आत्मसम्मान को बचाए रखने की मशीन हो गई। मॉल में चलते हुए चारों ओर की चमक धमक से खुद को अब भी जोड़ नहीं पा रही थी मैं। दिमाग अब भी वही था, अपने अतीत में। शादी के पहले अपने ही घर में खुद जिम्मेदारी की तरह पलती रही मैं। मां अपनी नौकरी में इतनी व्यस्त थी कि सबसे बड़ी होने के नाते मुझको इंटर तक नानी के घर रहने भेज दिया गया और ग्रेजुएशन के लिए ताई के घर। दूसरों के घर में रह के अपनी पढ़ाई से ज्यादा इस बात की चिंता होती रही कि कहीं मेरी किसी बात, मेरे किसी रवैये से किसी को परेशानी ना हो जाए। रात को पढ़ते हुए 10 बजे से 5 मिनट ज्यादा भी लाइट जली रह जाती तो पीछे से ताई जी की आवाज आ जाती थी, बेटा आप कल पढ़ना, पिछले महीने लाइट का बिल भी कितना ज्यादा आया था, सो जा बेटा, नींद भी तो पूरी होनी चाहिए। ताई जी की यही खूबी थी, वो ताने भी मारती थीं तो बहुत हिफाजत से। नई किताबें लेने और नए कपड़े खरीदने की झिझक नए दोस्त बनाने तक पहुंच जाती। वक्त मेरे सामने बहुत तेजी से बदल रहा था और मैं बस पीछे से उसको आगे बढ़ता हुआ देख रही थी। पीछे छूट रही थी मैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, आत्मविश्वास और कम होता जा रहा था। इन सब के बीच किसी तरह पढ़ाई में हमेशा आगे रही मैं, लेकिन मेरी गिनती क्लास की सबसे सीधी लड़कियों में होती थी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम्स का ठीक पहले का समय था वो। उस दिन पहली बार मैंने क्लास बंक करके पिक्चर जाने के बाकी लड़कियों के प्लान को उनके कई बार जिद करने के बाद मंजूरी दे दी थी। दूसरे दिन क्लास में आई तो मैं डर के मारे कांप रही थी। हमारे वर्मा सर को पता चल चुका था कि कल क्लास की सारी लड़कियां सिनेमा देखने गई थीं। क्लास में आते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा। उसके बाद पूरी क्लास से मुखातिब होते हुए बोले, तो क्लास से ज्यादा आप लोगों को फिल्मों में रुचि है। फिर मुझे देख के उन्होंने कहा, नीलू खड़ी हो जाओ तुम। मेरे पैर थरथरा रहे थे। पूरी क्लास मुझको देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजरें अभी मेरा पूरा शरीर भेद जाएंगी। शर्म से मरी जा रही थी मैं कि तभी वर्मा सर ने कहा, कैसी लगी फिल्म? मैं चुप खड़ी रही। वो बोले, कभी कभी चली जाया करो फिल्म देखने, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुद के लिए अपने बनाए खोल से निकलना बहुत जरूरी है नीलू। पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें जरूरी हैं। नई सीखी तो पीछे रह जाओगी। 50 साल के अपने अनुभवों को उस एक लाइन में बयां कर दिया था वर्मा सर ने। मेरे पैरों की थरथराहट कुछ कम हो गई थी, पर वो खुद का बनाया हुआ खोल तब भी कहां टूट पाया था। अक्सर खाली वक्त में मैं समझने की कोशिश करती रही कि वो क्या था जो मुझको आखिरी वक्त में रोक लेता था अपने मन की करने से। शादी के बाद भी जिंदगी कहां बदली। अब मैं घर वालों की जिम्मेदारी भले ही ना रही, लेकिन ससुराल में जैसे सारी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मेरा ही इंतजार हो रहा था।
मैं एक के बाद एक सारी जिम्मेदारियां एक अच्छी बहू की तरह निभाती चली गई। ससुर जी का पैर फ्रैक्चर हुआ था तो पूरा 1 महीना अस्पताल के चक्कर लगाए थे मैंने। जुबिन तो अपनी नौकरी पे होते थे, नंदों को अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ना था, सासू मां को गठियाबात की बीमारी थी और वो चल नहीं सकती थी, पर मैं थी ना। सुबह सुबह जुबिन का नाश्ता तैयार करना, सैंकी को स्कूल के लिए तैयार करना, दिन भर का खाना बनाना और फिर ससुर जी की देखभाल के लिए अस्पताल जाना। मुश्किल से 3 घंटे सो पाती थी मैं उन दिनों। मैं एक बहू भी थी, एक पत्नी भी थी, एक मां भी थी, और इन सब के बीच जैसे सब भूल गए थे कि मैं एक आम औरत भी थी जिसकी अपनी इच्छाएं भी होती हैं, अपने अरमान भी होते हैं, वो सपने होते हैं जो वो कभी किसी को नहीं बताती, इसी उम्मीद में कि एक दिन आएगा जब उनको कोई समझेगा। मैं भी कभी यूं ही अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाना चाहती थी, एक सफर जहां कोई जिम्मेदारी ना हो, एक खाली वक्त जिसमें पेंडिंग कामों का कोई जखीरा ना हो। किसी पहाड़ पे बैठे गुनगुनी धूप सेकना चाहती थी मैं, बेवजह किसी तितली को दूर तक उड़ता हुआ देखना चाहती थी मैं। एक ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां सर पे पल्लू रखने की चिंता न हो, कौन से रंग की साड़ी पहननी है ये न सोचना पड़े, किसके पैर छूने हैं किसके नहीं इसकी फिक्र न हो, मंगलसूत्र पहना कि नहीं, सिंदूर लगाया कि नहीं, लिपस्टिक का रंग ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया, इन सब की चिंता के परे एक मामूली सी जगह। पर कभी कभी लगता है कि मेरे लिए वो जगह जैसे बनी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में वो दिन क्यों कभी नहीं आया? क्यों कभी कोई मेरे मन की डायरी नहीं पढ़ पाया? ससुर जी के ठीक हो जाने के बाद उस दिन बहुत दिनों बाद सबको साथ बैठने का मौका मिला था। मैं सबके लिए चाय बना के लाई थी। ननद की शादी के लिए रिश्ते की बात हो रही थी। 3-4 लड़के जो लिस्ट में सबसे ऊपर थे, उनमें से कौन सबसे ज्यादा कमाता है इसके हिसाब से एक लड़के का नाम तय हो चुका था। जुबिन ने चाय के साथ पकौड़ियों की भी फरमाइश कर दी थी। पिछले 2-3 महीनों से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि तेल की बनी हुई चीजें ही बनानी पड़ रही थी। तेल देखते ही उपकाई से आने का मन हो रहा था, पर जुबिन को मना करना अच्छा नहीं लगा। कितने मन से कहा था उन्होंने। किचन में पकौड़ियां तलते हुए अचानक न जाने क्या हुआ कि पहले बहुत जोर जोर की खांसियां आईं। किसी तरह खांसी की आवाज को अपने पल्लू से मुंह में हाथ रख के दबा लिया मैंने। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना नीलू? सासू मां की आवाज आई। हाँ सब ठीक है, मैंने कहा। कढ़ाई से जरा दूर रख के खांसना। सासू मां की यह आवाज कुछ चुभी, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। किसी तरह पकौड़ियां तल के मैंने प्लेट में डाली ही थी कि अचानक सांसें तेज तेज चलने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं प्राइवेट अस्पताल में थी। जुबिन कुछ परेशान लग रहे थे। मेरी हलचल देख के उन्होंने बड़े प्यार से मुझको देखा। कैसा लग रहा है अब? उन्होंने पूछा। उनके चेहरे पर अपने लिए फिक्र के भाव देख के बहुत अच्छा सा लगा। सासू मां ने मेरे सर पे हाथ फेरा। तूने बताया भी नहीं? बेटा तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना, अब देख फालतू में इतनी बात बढ़ गई। सासू मां बहुत परेशान लग रही थी। दिखा तो जरा क्या क्या टेस्ट करने को कहे हैं डॉक्टर ने। सासू मां ने जुबिन के हाथ से डॉक्टर का पर्चा लेते हुए कहा। फिर कुछ देर पर्चे को देख के कुछ समझने की कोशिश करती रही। कुछ कहां समझ आता उनको। नहीं मैं ठीक हूं बिल्कुल, थोड़ी कमजोरी हो गई होगी बस। मैं अंदर से तो डरी हुई थी, लेकिन सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, ये प्राइवेट वाले डॉक्टर तो वैसे भी लिख देते हैं ऐसी टेस्ट वेस्ट, दिखाई जरा। कह के मैंने सासू मां के हाथ से पर्चा ले लिया। पर्चे पे कई टेस्ट लिखे हुए थे, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट। आज बहुत दिनों बाद बायोलॉजी की अपनी पढ़ाई याद आ रही थी ये पर्चा देखकर। तभी आगे जाके मेरी नजर ठिठकी। एंडोस्कोपी? ये टेस्ट तो कैंसर के वक्त भी होता है। पिछले कई दिनों से मेरा सर हमेशा भारी रहता था, शरीर का वजन भी एकदम कम हो गया था, खाने का मन नहीं होता था, हर वक्त थकान रहती थी। कहीं मुझको कैंसर तो नहीं है? ये सोचते ही मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। मेरे चेहरे के बदलते भाव देखकर जुबिन थोड़ा घबराते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, हम करवा लेंगे सारे टेस्ट। फिर कुछ सोच के वो आगे बोले, यहां प्राइवेट में तो थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी अस्पताल है ना, वहां डॉक्टर मेहता है, मेरी पहचान के अच्छे डॉक्टर हैं, वहां कम खर्चे में अच्छा इलाज हो जाएगा।
खर्चा? महंगा? मुझे जुबिन के मुंह से इस वक्त ये शब्द सुन के यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने पति के मुंह से ये लफ्ज सुन रही हूं। तो जुबिन जो कमा रहे हैं वो किसके लिए है? क्या उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी? ऐसा ही था तो सैंकी के पैदा होने के वक्त क्यों मुझको नौकरी छोड़ देने के लिए कहा था उन्होंने? अच्छा भला पढ़ा रही थी, कमा रही थी मैं। देखो तुम पूरा ध्यान बच्चे पे रखो, अब तुम्हें पैसे वैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने प्यार से कहा था तब। आज कहां चला गया था वो प्यार कि ऐसे मौके पे उनको खर्चे की याद आ रही है। मेरा सर फटा जा रहा था। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। मैं इस बार भी चुप रही। एक बार को लगा कि कोई अपना नहीं होता इस दुनिया में। ये रिश्ते नाते सब फरेब हैं। मतलबी और स्वार्थी होना ही इंसान होना है शायद। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप लोग परेशान मत होइए। जुबिन और सासू मां दोनों ने मेरी आवाज की तलखी भांप ली थी शायद। अरे नहीं बेटा, तो चिंता मत कर, वो दो लड़कियों की शादी करानी ना, बस इसलिए। सासू मां ने इतना ही कहा था, पर मैं अभी कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं। जुबिन और सासू मां जान गए थे कि यह बात मुझको लग गई है। उस दिन पहली बार मैंने सासू मां से तल्ख अंदाज में बात की थी। सारे टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। महीने भर की दवा से सब ठीक हो जाएगा। जाते जाते डॉक्टर कह गए थे, अगर हो सके तो थोड़ा हवा पानी चेंज कीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, बस स्ट्रेस मत लीजिएगा। शादी के बाद घर गृहस्थी की मसरूफियत में कहीं आने जाने की फुर्सत भी नहीं हुई थी। 5 साल शादी को हो गए थे और इन 5 सालों में मुश्किल से कहीं घूमने गए थे हम। इस बार मैंने फैसला कर लिया था, मैं अकेले जाऊंगी अपनी जिंदगी जीने। गरिमा ने कितनी बार तो बुलाया था मुंबई, अब तक टालती रही थी मैं, पर इस बार बीमारी के बहाने से जुबिन भी नहीं रोक पाए थे मुझको। बहुत देर तक अपने अतीत की गलियों में खोई मैं मॉल में बेवजह भटकती रही। तभी एक बुटीक के सामने मेरी नजर उस मैनेक्विन में सजाई सलवार कमीज पर रुकी। मैं हिचकिचाहट के साथ दुकान के अंदर गई और कुछ देर उस पर बनी सुंदर जरी को देखती रही। हरे रंग की उस कमीज को खरीदने का मन तो बहुत था, पर हिचक रही थी। मैडम ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी आप पे। उस लड़की ने तुरंत कमीज निकाल के मेरे हाथों में रख दी। वो रहा चेंजिंग रूम, उसने इशारे से बताया। मैं डरती हुई चेंज करने गई। ड्रेस सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आज किसी और की परवाह किए बिना अपने लिए शॉपिंग करना चाहती थी, अपने मन से। इस कमीज को पहन के न जाने क्यों एक आजादी सी महसूस हो रही थी। बिलिंग काउंटर पे बिल पे करने की लाइन में लगते हुए मैंने गरिमा को फोन लगाया। उसको बताना था कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने लिए एक स्लीवलेस कमीज खरीदी है। बस इतनी सी थी ये कहानी, थी ये कहानी, थी ये कहानी।